ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 81। जब बर्फीले सींग वाला भेड़िया दो बर्फीले भेड़ियों के साथ इवान के पास पहुंचा तो हवा ठंडी और ठंडी थी, उनके फर में खूंखारपन था और उनकी सांसें बर्फीले बादल बना रही थीं। इवान अपनी जगह पर खड़ा था, अपनी तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत थी क्योंकि वह आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इवान के पास पहुंचने के बाद भेड़ियों में से एक ने उस पर झपट्टा मारा। इवान ने चतुराई से एक तरफ कदम बढ़ाया और अपनी तलवार भेड़िए पर घुमाई। खटखट, स्विश। जैसे ही इवान की तलवार भेड़िए के कंधे पर लगने वाली थी, सींग वाले भेड़िए की आंखें चमक उठीं और भेड़िए के सामने एक मोटी बर्फ की दीवार दिखाई दी जिसने तलवार के वार को रोक दिया। उसी समय दूसरे बर्फीले भेड़िए ने अपना मुंह खोला और इवान की ओर एक बर्फ की गेंद फेंकी। इवान ने बर्फ की गेंद को रोकने के लिए जल्दी से एक छाया गोली चलाई और उसी समय भेड़िए को मारने के लिए बर्फ की दीवार के पीछे जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि कुछ जगहों पर उसके पैर बर्फ की मोटी परत से ढके हुए थे। उसने अपनी ताकत लगाई और उसके पैरों को ढकने वाली बर्फ तुरंत टूट गई। बूम! बर्फ की गेंद छाया गोली से टकराए और एक धमाका हुआ जिससे बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। जैसे ही विस्फोट हुआ, पहले भेड़िए की रक्षा करने वाली बर्फ की दीवार भी गायब हो गई। जैसे ही बर्फ की दीवार गायब हुई, इवान ने देखा कि वहां से एक और बर्फ की गेंद उसकी ओर आ रही है। जिस भेड़िए ने बर्फ की गेंद को मारा था वह इवान के बहुत करीब था, इसलिए उसके पास उसे चकमा देने का कोई मौका नहीं था। बर्फ की गेंद को अपनी ओर आते देख इवान ने उसे रोकने की कोशिश में अपनी तलवार को एक चौड़े चाप में घुमाया। जैसे ही उसकी तलवार बर्फ की गेंद से टकराई, वह तुरंत फट गई और इवान पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक हल्की धार निकली और उसका शरीर 5 मीटर दूर जा गिरा। इवान कराह उठा क्योंकि उसे लगा कि बर्फ की गेंद से टकराने के बाद उसका हाथ दर्द कर रहा है। इवान को अभी एहसास हुआ कि उसमें कितनी कमी है। पहले उसे लगता था कि उसे सी रैंक के राक्षसों से निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत था। उसने कभी ऐसे समूह का सामना नहीं किया जो एक दूसरे के साथ समन्वय करने में अच्छा हो। लड़ाई की शुरुआत से ही सींग वाले भेड़िए ने उसे हमला करने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही इवान ने हमला किया, दोनों सींग वाले भेड़ियों और उसके साथ खड़े बर्फीले भेड़िए की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उसकी ओर बर्फीले भाले फेंके। इवान ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं और उसने तुरंत अपने कौशल शैडो वॉक का उपयोग करने के लिए मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया। बूम 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 बूम! जिस स्थान पर इवान को उड़ाया गया था वहां दर्जनों भाले गिरे और जोरदार धमाकेदार आवाजें पैदा हुईं। विस्फोटों के बीच एक काली छाया तेज गति से बर्फीले भेड़िए की ओर बढ़ी जो सींग वाले भेड़िए से बहुत दूर था। अपनी जल्दबाजी और छाया चाल कौशल का एक साथ उपयोग करने के कारण वह एक पल में बर्फ के भेड़िए के पास पहुंच गया और उसके शरीर पर वार कर दिया। चीख! सींग वाला भेड़िया चीख उठा और बर्फ की दीवार तुरंत बर्फ के भेड़िए के सामने आ गई। बर्फ की दीवार को देखकर इवान ने उपहास किया और उसकी निचली स्टील की तलवार पर एक हल्की नीली परत के साथ एक हल्की काली परत दिखाई दी। इस बार बर्फ की दीवार तुरंत कट गई और इवान की तलवार बर्फ के भेड़िए के शरीर के सामने आ गई। बर्फ के भेड़िए की आंखें भय से चमक उठीं क्योंकि उसका शरीर एक पल में 2 हिस्सों में कट गया था। बर्फ के भेड़िए को मारने के तुरंत बाद इवान फुर्ती से फटा और तुरंत दूर चला गया। जैसे ही वह दूर चला गया, दूसरे बर्फ के भेड़िए द्वारा चलाई गई एक बर्फ की गेंद वहां फट गई। इवान आगे बढ़ा और सींग वाले भेड़िए और बर्फ के भेड़िए की ओर गोली चलाई। इवान को अपनी ओर आते देख सींग वाले भेड़िए ने उस पर कुछ बर्फ के भाले फेंके, जबकि बर्फ के भेड़िए ने एक बर्फ का गोला फेंका। इवान ने भालों और बर्फ के गोले को आसानी से चकमा दे दिया और दूरी कम कर ली। जब वह 10 मीटर दूर था तो इवान ने उनकी ओर 2 छाया गोलियां दागीं। बर्फ के सींग वाले भेड़िए और बर्फ के भेड़िए दोनों ने एक तरफ छलांग लगाई और गोली को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे एक तरफ कूदे, दोनों गोलियां हवा में घूम गईं और बर्फ के भेड़िए की तरफ चली गईं जो अभी अभी एक तरफ कूदा था। बर्फ के भेड़िए को उम्मीद नहीं थी कि गोलियां बीच हवा में अपना रास्ता बदल लेंगी और एक बार फिर उसकी तरफ आएंगी, इसलिए उसे गोलियों से मारा गया। गोलियों से उसकी एक आंख और कंधा घायल हो गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। इवान, जो पहले से ही भेड़िए के बहुत करीब था, उससे पहले ही आ गया और उसने अपनी निचली स्टील की तलवार भेड़िए की गर्दन पर वार कर दी। धमाका! दूसरे भेड़िए को भी इवान ने मार डाला क्योंकि उसका शरीर बेजान होकर बर्फीली जमीन पर गिर गया। भेड़िए को मारने के बाद इवान ने बर्फीले सींग वाले भेड़िए को देखा जो भी उसे क्रोध भरी आंखों से देख रहा था। अब जब बर्फीले सींग वाला भेड़िया अकेला था तो इवान ज्यादा निश्चिंत था। आमने सामने की लड़ाई में वह सींग वाले भेड़िए से नहीं डरता था। उसने वैलेरी की तरफ देखा और पाया कि उसने पहले ही उन 5 भेड़ियों में से 3 को मार दिया था जो उस पर हमला कर रहे थे।
वैलेरी द्वारा कुल 6 भेड़ियों को मारते हुए देखकर इवान को अच्छा नहीं लगा। वैलेरी द्वारा एकत्र किए गए कोर दोनों में 50-50 के अनुपात में बांटे जाएंगे, जबकि वह अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी कोर अपने पास रख सकता है। वह उससे ज्यादा राक्षसों को मारना चाहता था ताकि उसे उसके साथ कोर साझा न करना पड़े, लेकिन बर्फ सींग वाले भेड़िए की वजह से वह सिर्फ 2 भेड़ियों को ही मार पाया। ये सोचकर उसका दिल दुखा और उसने सींग वाले भेड़िए को गुस्से से भरी आंखों से देखा। सींग वाला भेड़िया उलझन में था कि ये 2 पैरों वाला जानवर उसे गुस्से से क्यों देख रहा है। वह इवान को बताना चाहता था कि उसे ही गुस्से से देखना चाहिए क्योंकि उसने उसके मातहतों को मार दिया है, लेकिन इवान लाल आंखों से उसकी ओर बढ़ा। उसने मन सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया और सींग वाले भेड़िए के पास पहुंचा जो अभी भी उलझन में था, और उसने उस पर अपनी तलवार से वार किया। खतरे को महसूस करते हुए भेड़िए का सींग चमक उठा और उसके सामने एक बहुत मोटी बर्फ की दीवार दिखाई दी। तलवार ने बर्फ की दीवार को चीर दिया, लेकिन जब दीवार को चीरा जा रहा था तो भेड़िया इवान से दूर चला गया। दीवार को नष्ट करने के तुरंत बाद इवान ने बर्फीले भेड़िए पर तुरंत 3 गोलियां चलाईं। भेड़िए ने गोली से बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक गोली सीधे उसके सामने के पैर में लगी और वह जमीन पर गिर गया। गोली चलाने के बाद इवान वहां नहीं रुका और तुरंत भेड़िए के सामने पहुंच गया जो जमीन पर गिर गया। अपने अधीनस्थों के बिना वह सिर्फ एक सी रैंक का राक्षस था, इसलिए वह इवान से कैसे लड़ सकता था। भेड़िए के सामने आने के बाद इवान ने भेड़िए पर अपनी तलवार से वार किया। भेड़िए ने एक बार फिर बर्फीली दीवार बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार दीवार तुरंत टूट गई और तलवार सीधे उसकी पीठ पर लगी। चीख! भेड़िया दर्द से चीख उठा, लेकिन इवान नहीं रुका और अपनी तलवार के एक और वार से उसने भेड़िए के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे उसकी जान चली गई। जैसे ही सींग वाला बर्फीला भेड़िया मरा, दूसरे भेड़ियों को दिया जाने वाला बफ भी खत्म हो गया और वे एक बार फिर सामान्य सी रैंक वाले बर्फीले भेड़िए बन गए। बचे हुए 2 बर्फीले भेड़ियों को अचानक अपनी शक्ति कम होती हुई महसूस हुई और वे चौंक गए। वैलेरी जो उनके खिलाफ लड़ रही थी, उसने मौका नहीं गंवाया और उसके चारों ओर कई बर्फीले टुकड़े बन गए। बर्फीले टुकड़े बर्फीले भेड़ियों की ओर बढ़े और आसपास की हवा को चीरते हुए निकल गए। स्विश स्विश! दोनों बर्फीले भेड़ियों ने बर्फीले टुकड़ों को बर्फीली दीवारों का उपयोग करके रोकने की कोशिश की, लेकिन सींग वाले बर्फीले भेड़िए के बफ के बिना उनकी बर्फीली दीवारें नाजुक कांच की तरह टूट गईं जब बर्फीले टुकड़े उनसे टकराए। चीख! दोनों भेड़ियों ने दर्द से चीख मारी क्योंकि उनके शरीर में दर्जनों बर्फीले टुकड़े घुस गए थे और उन्हें मांस के टुकड़े में बदल दिया गया था। जंगल की सफ़ेद ज़मीन लाल खून से रंग गई और दोनों भेड़ियों की जीवन शक्ति गायब हो गई। वैलेरी ने राहत की सांस ली और जल्दी से और राक्षसों के आने से पहले कोर की तलाश शुरू कर दी। इवान भी यही कर रहा था। उसने मारे गए 3 भेड़ियों के शरीर में कोर की तलाश की, लेकिन जब उसे कोई कोर नहीं मिला तो उसका चेहरा दुखने लगा। अरे, मेरी सी रैंक की किस्मत निश्चित रूप से धोखा है। इवान ने अपनी किस्मत को कोसा और वैलेरी की ओर देखा। लेकिन जब उसने वैलेरी को देखा जो 2 कोर पकड़े हुए थी तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह उसकी ओर चल पड़ा। वैलेरी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में 2 कोर देख रही थी। उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी निकली और उसे मारे गए बर्फ के भेड़ियों के 2 कोर मिल गए। वह कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रखने ही वाली थी कि उसने कदमों की आवाज़ सुनी। वैलेरी ने पलटकर देखा तो इवान ने एक मनी कलेक्टर की तरह अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया और उसके हाथ में कोर को देखा। वैलेरी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसे आखिरकार याद आया कि उसे अपने 50% कोर इवान को देने हैं। उसने इवान के चेहरे की ओर देखा जो इस समय एक मनी कलेक्टर की तरह दिख रहा था जो सुरक्षा शुल्क मांग रहा है, और उसका मुंह फड़क उठा। मुझे खुशी है कि आपको 2 कोर मिले, मुझे इस बार कुछ नहीं मिला, इवान ने अभी भी अपना हाथ उसके सामने रखते हुए कहा। आप खुश हैं हो? वैलेरी ने तनावपूर्ण मुस्कान के साथ बड़बड़ाया और इवान के हाथ में एक कोर रख दिया। मुझे बहुत खुशी है, इवान ने एक बार फिर कहा और कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। चलो अब चलते हैं, मुझे यकीन है कि खून की गंध पाकर कई राक्षस यहाँ आएंगे, इवान ने कहा और वहां से जाने लगा। खिन चेहरे के साथ वैलेरी ने कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और उसके पीछे चल पड़ी। तारानकन 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 तारानकन। 3 घंटे बाद दहाड़! 2.5 मीटर लंबा एक सफ़ेद भालू दहाड़ा और इवान को गहरी घृणा से देखा। एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। बड़े मालिक, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके बच्चों को आपके सामने मार दिया है कि आप पागल भालू की तरह दहाड़ रहे हैं, इवान ने कहा और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दिखाए। वैलेरी जो कुछ दूरी पर 3 लकड़बग्घे जैसे राक्षसों से लड़ रही थी, जब उसने उसे सुना तो वह बस उसे देखती रही। उसने उसके पीछे देखा जहां 2 सफ़ेद भालू जो 1.5 मीटर लंबे थे, टूटी हड्डियों और दांतों के साथ लेटे हुए थे। उनकी आंखें कसकर बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि वे बेहोश हैं, और उनके शरीर समय समय पर हिल रहे थे जैसे कि वे किसी बुरे सपने से गुजर रहे हों। देखो, वे अभी भी जीवित हैं, मैं बस उनके साथ खेल रहा था, इवान ने कहा जब उसने देखा कि दोनों भालुओं के शरीर समय समय पर हिल रहे थे।
दहाड़। दो छोटे भालुओं की हालत देखकर सफ़ेद भालू एक बार फिर दहाड़ा और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके आसपास का तापमान 1 डिग्री गिर गया और वह इवान की ओर दौड़ पड़ा। गुस्से में भालू को देखकर इवान मुस्कुराया और उसने भी उसकी ओर गोली चलाई। उसने मन सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया और अपनी शक्ति में उछाल महसूस किया। इवान और सफ़ेद भालू एक पल में एक दूसरे के सामने आ गए। सफ़ेद भालू ने अपने विशाल पंजे का इस्तेमाल किया और उसे हथौड़े की तरह इवान पर पटक दिया। हवा फट गई और जमीन खटखट कर रोने लगी, क्योंकि भालू का विशाल पंजा इवान की ओर बढ़ रहा था। भालू के हमले की ताकत को महसूस करते हुए इवान पीछे नहीं हटा। मन उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसने अपने मुक्के से भालू के पंजे का सामना किया। बूमम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और उनके चारों ओर की जमीन हिल गई। बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ गए और शॉकवेव ने उनके आसपास के 20 मीटर क्षेत्र को झकझोर दिया। टकराव के बाद भालू और इवान दोनों बराबरी पर थे और किसी को भी पीछे नहीं धकेला जा सका। सफ़ेद भालू हैरान था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने मौजूद 2 पैरों वाला जानवर इतना मजबूत होगा। इवान को यह भी आश्चर्य हुआ कि इस सफ़ेद भालू की शारीरिक ताकत सी जो रैंक पर पहुंच गई। लेकिन जब उसे याद आया कि यह भालू उस सींग वाले भेड़िए जैसा है और कोई सामान्य सी रैंक वाला राक्षस नहीं है, तो उसे लगा कि यह सामान्य बात है। दहाड़! भालू दहाड़ने लगा और जब एक छोटे से 2 पैरों वाले जानवर ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया तो वह और भी क्रोधित हो गया। भालू ने अपना दूसरा पंजा इस्तेमाल किया और उसे इवान के सिर की ओर घुमाया। इवान ने पंजे से बचने के लिए नीचे झुककर देखा, क्योंकि उसे लगा कि उसके सिर के पास से कोई हिंसक बल गुजर रहा है। नीचे झुकने के बाद इवान ने भालू के खुले पेट पर मुक्का मारा। बूमम! जब इवान ने भालू के पेट से सारी हवा बाहर निकाली तो एक तेज आवाज़ गूंजी। भालू थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया और दर्द के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इवान ने भालू का बारीकी से पीछा किया और उसे एक बार फिर उसी जगह पर मुक्का मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का जमीन पर पड़ने वाला था, बर्फ की एक परत उसके पेट पर जम गई और उसका मुक्का उस पर जा गिरा। बूमम! बर्फ की परत टूट गई, लेकिन उसकी मुट्ठी का आधा से ज्यादा बल गायब हो गया और भालू को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। भालू को अपने हमले को रोकते देख इवान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भालू ने तेजी से काम किया और एक ही पल में अपनी दोनों भुजाएं घुमाईं और उसे जमीन से उठाने से पहले उसे गले लगा लिया। आह! इवान ने गुर्राहट के साथ कहा, क्योंकि भालू ने उसके शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इवान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत भालू के समान थी, इसलिए वह खुद को छुड़ा नहीं पाया। लानत है भालू, मुझे जाने दे वरना पछताएगा, इवान ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर कुचला जा रहा है। लेकिन इवान को यह सुनकर कि भालू ने और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और ऐसा करना काफी नहीं था, उसने उसे एक मजाकिया मुस्कान भी दिखाए। भालू की मजाकिया मुस्कान देखकर इवान के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। मादरचोद, तुम्हें पछताना पड़ेगा, इवान ने कहा और मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया। जैसे ही इवान ने मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद किया, उसने महसूस किया कि उसे जो दर्द हो रहा था वह 2 गुना बढ़ गया और उसकी हड्डियां टूटने के कगार पर थीं। मैना सुदृढ़ीकरण के बिना इवान का शरीर भालू की ताकत के दबाव को नहीं झेल सकता। इसके बिना उसका शरीर केवल सी रैंक पर है। इवान ने अपने दांत पीस लिए और दर्द को सहन किया। उसी समय जब उसने आयामी छाया गोली का उपयोग किया तो उसकी आंखें क्रूर हो गईं। इस बार इवान ने इस गोली को बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मैना का उपयोग किया। चूंकि उसने कहा था कि वह भालू को पछताएगा, इसलिए वह सुनिश्चित करेगा कि यह भालू पछताए। भालू की छाया थोड़ी हिली और अगले ही पल उसमें से एक मोटी गोली निकली। चूंकि भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, इसलिए गोली सीधे उसके पैरों के बीच की चीज पर जा लगी। भालू का फर खड़ा हो गया और उसे अचानक अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ। भालू दूर जाना चाहता था, लेकिन छाया गोली बहुत तेज थी। पुची! गोली बैल की आंखों में लगी और भालू की बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं। इवान को लगा कि उसके शरीर पर पकड़ ढीली पड़ रही है और वह जल्द ही भालू से दूर जाने में सक्षम हो गया। दहाड़! भालू के मुंह से एक दर्द भरी दहाड़ निकली जिसने सुनने वालों के दिल को हिला दिया और वह अपनी कमर को पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके पंजे खून से लाल हो गए जो उसकी कमर से निकल रहा था। इवान, जो भालू से दूर जा रहा था, भारी सांस ले रहा था, क्योंकि जब भालू ने उसे पकड़ा तो वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसके मुंह के कोने से खून की हल्की धार निकल रही थी। इवान ने जमीन पर लौट रहे भालू को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाने दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब स्वर्ग के पिता के न्याय को महसूस करो। जब भालू की दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी तो वेलेरी के खिलाफ लड़ रहे 3 लकड़बग्घे रुक गए और भालू को देखने लगे। वेलेरी भी रुक गई और उसने इधर उधर देखा। जब लकड़बग्घे जैसे राक्षसों ने इधर उधर देखा और भालू को जमीन पर लौटते देखा तो वे भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस बड़े मालिक को क्या हो गया है कि वह इस तरह जमीन पर लौट रहा है।
लेकिन जब लकड़बग्घों ने देखा कि कैसे भालू अपने पंजे को खून से रंगे हुए अपने क्रॉच क्षेत्र को पकड़ रहा था, तो उन्हें अचानक कुछ याद आया कि कैसे वह दहाड़ दिल दहला देने वाली पीड़ा से भरी थी। वैलेरी को भी समझ में आ गया कि क्या हुआ था और उसने इवान की तरफ देखा जो भालू को कोस रहा था और स्वर्ग के पिता के फैसले के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। जब लकड़बग्घों ने देखा कि इवान ने सफ़ेद भालू के साथ क्या किया तो उनकी आंखें डर से चमक उठीं और वे एक कदम पीछे हट गए। उनकी नज़र में वह अब एक घृणित प्राणी की तरह लग रहा था। उन्होंने वैलेरी की तरफ देखा और पाया कि वह भी उस 2 पैरों वाले घृणित प्राणी के समान दिख रही थी। जब उन्होंने सोचा कि वैलेरी उस घृणित प्राणी के साथ है और वह आकर उनसे निपटने में उसकी मदद करेगी, तो वे एक ही समय में भयभीत और डरे हुए थे। भागो! यह विचार सभी लकड़बग्घों के मन में आया और बिना किसी चेतावनी के वे सभी उस घृणित प्राणी से दूर भागने के लिए मुड़े। वैलेरी जो वहां खड़ी थी, जब उसने उन राक्षसों को भागते देखा तो वह दंग रह गई। हालांकि वह दंग रह गई थी, लेकिन उसने मौका नहीं गंवाया जब सभी राक्षस उसे पीठ दिखा रहे थे। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं और उसके पैर के चारों ओर बर्फ की परत दिखाई दी। बर्फ की चाल। वैलेरी ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी हल्की नीली तलवार पकड़े हुए तुरंत एक लकड़बग्घे के पास आ गई। स्विश! उसने अपनी तलवार को एक तेज गति से घुमाया और उसी समय कुछ बर्फ की जंजीरों ने लकड़बग्घे की हरकतों को बांध दिया। वह लकड़बग्घा जो एक पल पहले भयावहता को देखने के बाद वैलेरी को पूरी तरह से भूल गया था, कुछ भी करने में सक्षम नहीं था और उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया था। बर्फ का ताला। वैलेरी ने बड़बड़ाया और उन 2 लकड़बग्घों के चारों ओर और अधिक बर्फ की जंजीरें दिखाई दी जो अपने शरीर को बांधकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एवन ने वैलेरी की लड़ाई पर सिर्फ एक नज़र डाली और अपना ध्यान वापस भालू पर लौटा दिया। ये देखकर कि भालू दर्द में कैसे करवटें बदल रहा था, इवान ने अपना सिर हिलाया और अपनी निचली स्टील की तलवार निकाल ली। चूंकि भालू सिर्फ जमीन पर करवटें बदल रहा था, इसलिए उसने उसे आसानी से खत्म कर दिया। भालू को मारने के बाद इवान ने 2 छोटे भालुओं को देखा और उन्हें भी खत्म कर दिया। भालुओं को मारने के बाद उसने कोर की तलाश की और जब उसे बड़े सफ़ेद भालू से एक कोर मिला तो वह खुश हुआ। अब उसके पास कुल 9 कोर हैं। भालुओं से मुठभेड़ से पहले इवान ने 3 घंटों तक कुछ राक्षसों का सामना किया और उन कोर को इकट्ठा किया। कोर इकट्ठा करने के बाद उसने वैलेरी को देखा जिसने अभी अभी आखिरी लकड़बग्घे को मारा था और कोर की तलाश कर रहा था। इवान ने एक उपचार औषधि निकाली और उसे पी लिया। उस भालू के गले लगने के बाद भी उसका शरीर दर्द कर रहा था। पीने के बाद पोषण वह वैलेरी की ओर चला और देखा कि इस बार उसे कोई कोर नहीं मिला। चलो चलते हैं, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, इवान ने उससे कहा और वे आगे बढ़ गए। चलते समय इवान ने देखा कि वैलेरी उसे अजीब तरह से देख रही थी। क्या? इवान ने पूछा जब उसने उसकी अजीब नज़र देखी। वैलेरी थोड़ा हिचकिचाई लेकिन अंत में बस अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। वह उससे पूछना चाहती थी कि स्वर्गीय पिता का निर्णय क्या है, लेकिन वह खुद को उससे पूछने के लिए नहीं ला पाए। जब इवान ने देखा कि वह कुछ नहीं कह रही है, तो उसने बस अपने कंधे उचकाए और आगे बढ़ना जारी रखा। 5 मिनट के बाद उन्होंने जंगल का अंत देखा और आखिरकार उसमें से बाहर निकल आए। जैसे ही इवान और वैलेरी जंगल से बाहर निकले, उनके सामने एक पोर्टल दिखाई दिया जो तीसरी मंजिल की ओर जाता था। चलो थोड़ा आराम करके चलते हैं, इवान ने वैलेरी से कहा क्योंकि वे कुछ घंटों से लगातार राक्षसों से लड़ रहे थे। वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वह भी थकी हुई थी। उन्होंने लगभग 4 घंटे आराम किया और जब वे पूरी तरह से ठीक हो गए तो वे अंततः उस पोर्टल में प्रवेश कर गए जो तीसरी मंजिल की ओर जाता था। फ्रॉस्ट नोवा। वैलेरी ने बड़बड़ाते हुए अपनी तलवार को उसके सामने तान दिया। जैसे ही उसने बड़बड़ाया, उसकी तलवार की नोक पर 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक छोटा नीला गोला बनना शुरू हो गया। गोला एक ही समय में ठंडी और विनाशकारी शक्ति छोड़ रहा था। जाओ। जब गोला पूरी तरह से बन गया तो वैलेरी ने कहा और नीला गोला 3 सफ़ेद वानरों की ओर बढ़ा जो उसी स्थान पर बर्फ की जंजीरों से बंधे थे। गोलाकार आकार में बहुत छोटा था, लेकिन जब तीनों वानरों ने गोला अपनी ओर आते देखा तो उनकी आंखें भय से चमक उठीं और उन्होंने जंजीरों से मुक्त होने की कोशिश की। अफसोस, जंजीरें बहुत सख्त थीं और वे उन्हें तोड़ नहीं पाए। नीला गोला उनके सामने आ गया और उनके शरीर के ठीक सामने फट गया। जब गोला फटा तो उसमें से बर्फीली शक्ति निकली जिसने क्षेत्र के 10 मीटर के भीतर सब कुछ तुरंत जमा दिया। 10 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ हल्के नीले रंग की बर्फ में घिरा हुआ था। तीनों बर्फ के बंदर भी पूरी तरह से जम गए और प्रकाश के अंदर बंद बर्फ की मूर्तियों में बदल गए नीली बर्फ। यहाँ तक कि फर्श का सफ़ेद बर्फीला मैदान भी उस 10 मीटर के क्षेत्र में हल्के नीले रंग की बर्फ से ढका हुआ था। फ्रॉस्ट नोवा का उपयोग करने के बाद वैलेरी ने थोड़ा सा सांस ली और धीरे धीरे 3 बर्फ के वानरों की ओर चली गई जो बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। वैलेरी एक मूर्ति के सामने आए और पूरी ताकत से उस पर अपनी हथेली पटक दी। क्रैक 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 क्रैक। जब वैलेरी की हथेली मूर्ति पर पड़ी तो उस पर दसियों दरारें दिखाई दी और वह छोटे बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई।
वैलेरी ने अन्य 2 मूर्तियों के साथ भी यही किया और वे भी छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं। वैलेरी ने टुकड़ों के बीच देखा और एक कोर पाया जो हल्के नीले रंग की बर्फ से ढका हुआ था। कोर को इकट्ठा करने के बाद उसने अपने से थोड़ी दूर देखा और इवान को देखा जिसने एक बर्फ के वानरों को जमीन में पटक दिया और फिर अपनी तलवार से उसे मार डाला। वह तलवार से ज्यादा मुट्ठियों से लड़ता है। वैलेरी ने बड़बड़ाते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। आखिरी बंदर को मारने के बाद इवान ने भी कोर की तलाश की और तीनों बंदरों के शरीर से कुछ न मिलने पर कोसा। चलो चलते हैं, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, वैलेरी ने इवान के पास आकर कहा और वे आगे बढ़ने लगे। 15 मिनट चलने के बाद उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला और उन्होंने अपने सामने एक बड़ी पिरामिड जैसी संरचना देखी। हम यहाँ हैं, वैलेरी ने कहा और राहत की सांस ली। उन्हें तीसरी मंजिल पर पहुंचे 6 घंटे हो चुके थे और यह मंजिल पहली मंजिल जैसी ही थी जहां उन्हें दूरी पर स्थित बड़े पिरामिड तक पहुंचना था। लेकिन पहली मंजिल से अलग, इस मंजिल का पिरामिड उनसे लगभग 20 किलोमीटर दूर था और इस बार उन्हें कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। पिछले 6 घंटों से वे लगातार राक्षसों से लड़ रहे थे और बहुत थक चुके थे। इन 6 घंटों के दौरान इवान ने कई सी रैंक राक्षसों को मार गिराया और 8 कोर प्राप्त किए, जबकि वैलेरी इवान से ज्यादा भाग्यशाली थी और उसे 10 कोर मिले। लेकिन चूंकि उसे अपने 50% कोर इवान को देने थे, इसलिए उसे अंत में सिर्फ 5 कोर मिले, जबकि इवान को 13 कोर मिले। अब उसके पास कुल 22 सी रैंक कोर हैं। जब वे पिरामिड के पास पहुंचे तो उन्होंने पोर्टल देखा जो चौथी मंजिल की ओर जाता था, लेकिन वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। चलो चौथी मंजिल पर जाने से पहले यहाँ आराम करते हैं, वैलेरी ने कहा और इवान ने अपना सिर हिलाया। वह भी राक्षसों से घंटों लड़ने के बाद थक गया था और अगली मंजिल पर जाने से पहले इवान अपने द्वारा इकट्ठा किए गए कोर को अवशोषित करना चाहता था। हालांकि उसका सम्राट कोर अगले स्तर तक आगे नहीं बढ़ेगा, इवान को उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा कौशल मिलेगा जो यहाँ उसकी मदद कर सकता है। 22 कोर को अवशोषित करने के बाद मुझे कम से कम एक कौशल तो मिलना ही चाहिए, इवान ने सोचा और पिरामिड के पास एक छोटा सा शिविर स्थापित किया। वैलेरी ने भी ऐसा ही किया और अपना खुद का शिविर बनाया। कैंप लगाने के बाद दोनों अपने कैंप के अंदर चले गए। पोर्टल और पिरामिड के आसपास का क्षेत्र कालकोठरी का सुरक्षित क्षेत्र है और राक्षस यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें आराम करते समय हमला होने की चिंता नहीं थी। इवान ने पहले कुछ खाना खाया जो उसने अपने साथ खरीदा था, और जाहिर है वह कप नूडल्स नहीं लाया था। अब वह अमीर हो गया है, इसलिए वह महंगा एमआरई खाना लाया जिसका स्वाद काफ़ी अच्छा था। वह मछली और अन्य चीज़ें लाना चाहता था जिन्हें वह खुद पका सकता था, लेकिन जब उसे याद आया कि वह बैचलर है तो उसने एमआरई खाना ही ले लिया। खाना खाने के बाद इवान ने कोर को अवशोषित करने से पहले सोने का फैसला किया। उसे कालकोठरी में प्रवेश किए हुए लगभग 15 घंटे हो चुके थे और इस दौरान वह ठीक से सो नहीं पाया था। इवान ने अपने फ़ोन पर अलार्म लगाया और सो गया। वह 4 घंटे बाद उठा जब उसने जो अलार्म लगाया था वह बजा। जागने के बाद इवान काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था और उसने अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद इवान ने एक और एमआरई भोजन खाया। पिछले जन्म में उसने जो उपन्यास पढ़े थे वे सब एक धोखा थे। ज़्यादातर उपन्यासों में कहा गया है कि शक्तिशाली बनने के बाद लोग बिना खाए रह सकते हैं। वे सिर्फ पर्यावरण में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करके जिंदा रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सिर्फ हवा खाकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इवान को पता चला कि वह जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, उसके शरीर को उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। वह निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा खा रहा है। खाने के बाद इवान ने आखिरकार कालकोठरी में जमा किए गए कोर निकाले। उन्हें निकालने के बाद उसने और इंतज़ार नहीं किया और एक कोर को अपने मुंह में डाल लिया। हमेशा की तरह कोर ऊर्जा में बदल गए और वह ऊर्जा उसके कोर की ओर दौड़ पड़ी। जल्द ही उसके सम्राट कोर ने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, लेकिन उसे कोई कौशल प्राप्त नहीं हुआ। इवान इससे निराश नहीं हुआ और उसने एक और कोर का इस्तेमाल किया। बस इसी तरह वह एक के बाद एक कोर का इस्तेमाल करता रहा। अचानक जब इवान ने अपना 14वां कोर अवशोषित किया तो उसे एक सूचना मिली। आपको कौशल प्राप्त हो गया है। वैलेरी जागने के बाद अपने कैंप से बाहर निकल सकती है। वह 5 घंटे सोई और नींद के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। जब वह अपने टेंट से बाहर आई तो वह इवान को देखकर हैरान रह गई, जो अपने टेंट के बाहर बैठा हुआ अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। इवान को जो कौशल मिला वह बहुत सामान्य था, लेकिन वह फिर भी उससे संतुष्ट था क्योंकि यह कुछ न होने से बेहतर था। उसके बाद उसे कोई और कौशल नहीं मिला। अपने कौशल का परीक्षण करने के बाद जब इवान ने देखा कि वैलेरी अभी भी अपने टेंट के अंदर है, तो उसने समय बिताने के लिए अपने फ़ोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले की तरह ही वह एक बार फिर सुपर ज़ारियो खेल रहा था और राजकुमारी का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वह उसे बचाने के बजाय उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। चूंकि हर बार वह उसे बचाता है और वह राक्षस राजा के पास वापस चली जाती है, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह उसके साथ रहना चाहती है।
और चूंकि वह राजकुमारी को राक्षस राजा से जबरदस्ती अलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह ये नहीं कह सकता कि वह उसे बचा रहा है। इसलिए उसने इसे अपहरण के खेल में बदल दिया। जब उसने वैलेरी को बाहर आते देखा तो इवान ने अपना फ़ोन रख दिया। इस बार उसने राजकुमारी का 2 बार अपहरण किया, लेकिन हमेशा की तरह वह भाग गई और राक्षस राजा के महल में वापस चली गई। खेल के बारे में उसने जो दूसरी बात खोजी वह ये थी कि राक्षस राजा अमर है। चाहे वह उसे कितनी भी बार मारे, वह आदमी हर बार जीवित हो जाता है जब वह राजकुमारी का अपहरण करने के लिए राक्षस राजा के महल में जाता है। क्या ये खेल वाकई अच्छा है? वैलेरी ने पूछा जब उसने उसे एक बार फिर वही खेल खेलते देखा। उसे याद आया कि कालकोठरी का रक्षक जेरी भी यही खेल खेल रहा था। हाँ, ये समय बिताने के लिए काफ़ी अच्छा है, इवान ने अपना सिर हिलाया। चाहे वह राजकुमारी को हर बार उसे बचाने के बाद भाग जाने के लिए कितना भी कोसता हो, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि खेल अच्छा है। वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कालकोठरी को साफ करने के बाद इसे आजमाने का फैसला किया। मुझे चौथी मंजिल के बारे में बताओ, इवान ने अपना फ़ोन रखने के बाद पूछा। उसे इंटरनेट से कालकोठरी के बारे में कुछ जानकारी मिली है, लेकिन चौथी मंजिल दूसरी मंजिलों से काफ़ी अलग लगती है। उसने चौथी मंजिल के बारे में जो पढ़ा वह काफ़ी अजीब था। उसने जो पढ़ा उसके अनुसार चौथी मंजिल पर आप और आपका साथी एक सी रैंक राक्षस का सामना करेंगे, और जब तक आप उस सी रैंक राक्षस को मार देंगे तब तक आप उस मंजिल को साफ कर पाएंगे। इवान को यकीन नहीं हुआ कि यह इतना आसान होगा, खासकर ये देखने के बाद कि उन्होंने तीसरी मंजिल पर कितने राक्षसों का सामना किया। चौथी मंजिल बाकी 3 मंजिलों से अलग है जिन्हें हमने अब तक साफ किया है। चौथी मंजिल पर हम दोनों को एक सी रैंक राक्षस का सामना करना पड़ेगा, वैलेरी ने कहा, और उसने आगे कहा, हम एक राक्षस का सामना करेंगे जो सी रैंक का होगा, लेकिन ये सामान्य सी रैंक राक्षस से ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक उसी तरह जैसे सींग वाला भेड़िया और सफ़ेद भालू जिसका आपने पहले सामना किया था। इवान, ध्यान से सुनो क्योंकि यह वही बात थी जो उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी। लेकिन इस मंजिल को सफलतापूर्वक साफ करने के लिए आपको उस राक्षस को 1 मिनट से भी कम समय में मारना होगा। इवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने सुना कि उसे 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस को मारना होगा। हालांकि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन वह 1 मिनट से भी कम समय में एक विशेष सी रैंक राक्षस को मारने के बारे में निश्चित नहीं था। इवान के स्तब्ध चेहरे को देखकर वैलेरी ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, इस स्तब्ध चेहरे का क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि तुम 1 मिनट से भी कम समय में सी रैंक राक्षस को हराने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं हो। वैलेरी की मुस्कान देखकर इवान ने बस अपने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। जब उसने देखा कि इवान कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने सोचा कि इवान पर्याप्त आश्वस्त नहीं है और उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? इवान जो सोच रहा था कि वह 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस को कैसे मार देगा, उसने एक बार फिर वैलेरी को सुना और उसकी ओर देखा। किस तरह की शर्त? ये वास्तव में बहुत सरल है, वैलेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथी मंजिल पर राक्षस को मारने के बाद आपको तुरंत वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और 5वीं मंजिल पर भेज दिया जाएगा। अगर आप मुझसे पहले 5वीं मंजिल पर पहुंच गए तो मैं आपको इस कालकोठरी में मिलने वाले सभी कोड दे दूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे पहले 5वीं मंजिल पर पहुंच गया तो मेरे द्वारा आपको मेरे 50% कोड देने का हमारा सौदा रद्द हो जाएगा और आप मेरे द्वारा अब तक दिए गए सभी कोड वापस कर देंगे। मैं स्वीकार करता हूं, इवान ने तुरंत कहा, बिना ये सोचे कि उसने पहले से ही वैलेरी द्वारा दिए गए कोड को अवशोषित कर लिया है। वैलेरी ने इवान का तुरंत जवाब सुना। वह थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वह मुस्कुराई भी क्योंकि उसे विश्वास था कि वही सबसे पहले राक्षस को मारेगी। तो क्या हमें जाना चाहिए? उसने इवान से पूछा जब उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। ज़रूर, इवान ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जल्द ही उन्होंने अपना टैंक पैक किया और उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। वैसे, मैं एक बात पूछना भूल गया, इवान को अचानक कुछ याद आया और उसने वैलेरी से कहा। क्या? वैलेरी जो पोर्टल में प्रवेश करने के लिए तैयार थी, ने उसे भ्रमित चेहरे से देखा। क्या होगा अगर मैं 1 मिनट से भी कम समय में उस राक्षस को मारने में विफल रही? क्या ये स्पष्ट नहीं है? वैली ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम उसे मारने में विफल रही तो तुम्हें 1 मिनट से भी कम समय में कालकोठरी से बाहर भेज दिया जाएगा। और क्या होगा अगर हम में से कोई एक राक्षस को 1 मिनट से भी कम समय में मार देता है जबकि दूसरा विफल हो जाता है? राक्षस को मारने वाले को 5वीं मंजिल पर भेजा जाएगा जबकि दूसरे को कालकोठरी से बाहर भेजा जाएगा, वैली ने कहा और उसकी ओर देखा। इसलिए राक्षस को 1 मिनट से भी कम समय में मारने की पूरी कोशिश करो। मेरी चिंता मत करो और बस अपने कोर मुझे सौंपने के लिए तैयार हो जाओ, इवान ने आत्मविश्वास भरे लहजे में वैलेरी से कहा और पोर्टल के सामने आ गया। पोर्टल के सामने आने के बाद इवान और वैलेरी दोनों एक ही समय में पोर्टल में प्रवेश कर गए। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद वैलेरी को लगा कि एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और अगले ही पल उसने खुद को बर्फीले मैदान के किनारे पर खड़ा पाया।
उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह वास्तव में एक संरचना के अंदर थी जो एक ग्लेडिएटर स्टेडियम की तरह दिखती थी, लेकिन स्टैंड में कोई नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरा स्टेडियम शुद्ध सफ़ेद बर्फ से बना था, जिससे यह एक ऐसी जगह की तरह लग रहा था जहां स्वर्गदूत रहते हैं। जिस एरेना मैदान में वैलेरी खड़ी थी वह 1 वर्ग किलोमीटर बड़ा था। बर्फ के स्टेडियम को देखकर वह हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह पहले से ही इसके बारे में जानती थी। एक पल के लिए बर्फ के स्टेडियम पर नजर डालने के बाद उसने एरेना के बीच में देखा, जहां उसे एक लंबा सफ़ेद राक्षस खड़ा दिखाई दे रहा था। चूंकि वह एरेना के अंत में दिखाई दी थी, इसलिए राक्षस उससे लगभग 500 मीटर दूर था। 2:59, 2:58, 0.57, 0.56, 0.55। उसकी आंखों के कोने में 3 मिनट की उल्टी गिनती दिखाई दी। उल्टी गिनती देखकर वह हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि 3 मिनट की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद मैच शुरू हो जाएगा और उसे मैदान खाली करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय में उस राक्षस को मारना होगा। उल्टी गिनती देखकर वह बर्फीले मैदान के बीच में खड़े राक्षस की ओर चलने लगी। चूंकि वह राक्षस से 500 मीटर दूर थी, इसलिए वह पहले तो उसका रूप नहीं देख पाए। लेकिन जैसे जैसे वह दूर होती गई, उसने राक्षस का पूरा रूप देखा। राक्षस वास्तव में 3 मीटर लंबा था और बर्फ सफ़ेद फर से ढका हुआ था। इसकी 2 बड़ी आंखें चमकीले पीले रंग की थीं, जो इसे डराने वाला रूप देती थीं। इसका चेहरा गोरिल्ला जैसा था और इसके चारों ओर एक क्रूर आभा थी। राक्षस वास्तव में एक सी रैंक यति था। हालांकि राक्षस सी रैंक का था, लेकिन इसकी आभा से वैलेरी को लगा कि यह सींग वाले भेड़िए और सफ़ेद भालू से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, जिन्हें इवान ने पहले मारा था। यति की ताकत को महसूस करके वैलेरी घबराने के बजाय खुश हुई। राक्षस जितना शक्तिशाली होगा, इवान को उसे मारने में उतना ही अधिक समय लगेगा। भले ही राक्षस शक्तिशाली था, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करेगी तो वह उसे 1 मिनट से भी कम समय में मार सकेगी। वह जानती थी कि चूंकि इवान ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली है, इसलिए उसके पास राक्षस से निपटने के लिए अपने साधन भी होंगे, लेकिन उसे यकीन था कि शर्त वही जीतेगी। वैलेरी यति से सिर्फ 20 मीटर दूर होने पर रुकी और टाइमर को देखा। 1:09, 0.08, 0.07, 0.06। चुनौती शुरू होने में अभी भी लगभग 1 मिनट बाकी था। वैलेरी ने इस दौरान यति पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह उल्टी गिनती 0 पर पहुंचने से पहले उस पर हमला करती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उल्टी गिनती 0 पर पहुंचने का इंतजार करते हुए वैलेरी को अचानक लगा कि वह कुछ भूल रही है। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और याद करने की कोशिश की कि वह क्या भूल रही है। उसकी नज़र एक बार फिर उल्टी गिनती पर पड़ी, जहां सिर्फ 53 सेकंड बचे थे, और उसे आखिरकार याद आया कि वह क्या भूल रही थी। मैं उसे इस टाइमर के बारे में बताना भूल गई। वैलेरी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने सोचा कि अगर इवान इस टाइमर के 0 पर पहुंचने से पहले राक्षस पर हमला कर दे तो क्या होगा। निश्चित रूप से वह इतना मूर्ख नहीं है कि टाइमर के 0 पर पहुंचने से पहले हमला करे। वैलेरी ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से उसे लग रहा था कि वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। चूंकि मैंने उससे कहा था कि उसे 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस को हराना होगा, इसलिए वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि यह 3 मिनट का टाइमर उसके लिए राक्षस के पास पहुंचने और चुनौती शुरू होने से पहले खुद को तैयार करने के लिए है। वैलेरी ने सिर हिलाया और यह कहकर खुद को सांत्वना देने की कोशिश की और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। पहले मेरी चुनौती पर ध्यान दें, मैं इस मंजिल को साफ करने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। वैलेरी की तरह ही पोर्टल में प्रवेश करने के बाद इवान को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है, और अगले ही पल उसने खुद को बर्फीले मैदान के किनारे पर खड़ा पाया। इवान ने अपने चारों ओर देखा और जब उसने सफ़ेद बर्फ से बने ग्लेडिएटर स्टेडियम को देखा तो वह दंग रह गया। सुंदर, इवान ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। लेकिन अचानक उसकी नज़र उल्टी गिनती पर पड़ी जो उसकी आंख के कोने पर चल रही थी। 2:59, 0.58, 0.57, 0.56। इवान ने उल्टी गिनती देखकर भौहें उठाईं और उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या है। 3 मिनट की उल्टी गिनती क्यों है? इवान ने बड़बड़ाया और भ्रमित चेहरे के साथ उसे देखा। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये हो सकता है? इवान ने बड़बड़ाया और उसे याद आया कि कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद वैलेरी ने उससे क्या कहा था। चूंकि हम कालकोठरी को साफ करने के बाद बर्फ दिल का फूल प्राप्त कर सकते हैं, और यह फूल कोई नियमित पुरस्कार नहीं है, इसलिए कालकोठरी की कठिनाई सर्वकालिक उच्च स्तर पर होगी। हमें और अधिक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, जिनका सामना लोगों को आमतौर पर कालकोठरी को साफ करते समय करना पड़ता है। वैलेरी के शब्द इवान के दिमाग में गूंजने लगे और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने उल्टी गिनती देखी और समझ गया कि क्या हो रहा है। भाड़ में जाओ, मुझे 3 मिनट में 3 राक्षसों को हराना होगा, इवान चिल्लाया और अपने चारों ओर उस राक्षस को देखने लगा जिसे उसे मारना है।
अचानक उसे मैदान के बीच में खड़े यति की आभा महसूस हुई और उसके चेहरे पर गुस्से से भरा भाव दिखाई दिया। भाड़ में जाओ, वह राक्षस इतनी दूर क्यों है? मैं पहले ही 30 सेकंड खो चुका हूं ये समझने में कि क्या हो रहा है, इवान चिल्लाया और अपनी पूरी गति से यति की ओर भागा। भागते समय वह खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन सोचने लगा कि अगर वह वैलेरी के खिलाफ शर्त हार गया तो क्या होगा। उसने पहले ही उसके कोर का इस्तेमाल कर लिया है, मैं उसे वह कोर कैसे वापस दूंगा जो मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। बस ये सोचते ही उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह और भी तेजी से यति की ओर भागा। वैलेरी ने गहरी सांस ली क्योंकि उल्टी गिनती 0 पर पहुंचने वाली थी। उसने इवान को उल्टी गिनती के बारे में न बताने के बारे में सोचना बंद कर दिया था और उसका पूरा ध्यान उस यति पर था जो उसके सामने खड़ा था। दहाड़। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, यति की भयानक दहाड़ बर्फीली जमीन पर गूंज उठी। वैलेरी को लगा कि यति की तेज दहाड़ सुनकर उसका दिमाग घूम गया है, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं खोया। उसकी आंखों के कोने में एक नया टाइमर पहले से ही दिखाई दे रहा था। 0:59, रात के 12:58। जैसे ही टाइमर दिखाई दिया, वैलेरी का रूप बदलने लगा। उसके हल्के नीले बाल उसके चारों ओर की बर्फ की तरह शुद्ध सफ़ेद हो गए, उसकी हरी आंखें चांदी के रंग की हो गईं और उसकी त्वचा पीली सफ़ेद हो गई जैसे कि वह अनीमिया से पीड़ित हो। उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकली जिसने आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को ढक लिया। यति जो अभी दहाड़ रहा था और वैलेरी की ओर बढ़ने वाला था, वहीं रुक गया और ठंडी आभा के कारण उसका शरीर कांपने लगा। यति भले ही बर्फ जैसा राक्षस था, लेकिन ठंडी आभा के कारण उसका पूरा शरीर जम गया। खतरनाक खतरे को महसूस करते हुए यति ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की और जल्दी से भागने के लिए पीछे मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ को छू रहा है। यति ने पलटकर देखा तो ठंडी चांदी की आंखें उसे बिना किसी भावना के देख रही थीं। वैलेरी जो एक पल पहले उससे 20 मीटर दूर खड़ी थी, अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी और अपने हल्के सफ़ेद हाथ से उसकी पीठ को छू रही थी। ठंड लगो, वैलेरी ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही यति ने ठंडी आवाज़ सुनी, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसे लगा कि उसकी आत्मा भी जम गई है। स्विश। वैलेरी के हाथ से बर्फीली आभा का एक विस्फोट निकला जो यति की पीठ को छू रहा था, और 1 सेकंड से भी कम समय में यह एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। जब यति बर्फ की मूर्ति में बदल गया तो वैलेरी ने बस मूर्ति को लापरवाही से थप्पड़ मारा और मूर्ति बर्फीली धूल में बदल गई और उसके अंदर सीलबंद यति भी बर्फीली धूल में बदल गई। जैसे ही यति की मृत्यु हुई, वैलेरी की शक्ल एक बार फिर सामान्य हो गई और वह भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून की हल्की गुदगुदी निकल रही थी। उसका शरीर कांप रहा था जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर टेलीपोर्ट हो रहा है, तो वैलेरी थोड़ी मुस्कुराई और बाहर भेजे जाने से पहले उसने उस समय को देखा जो यति को मारने के बाद रुक गया था। रात के 12:51। उसने यति को सिर्फ 9 सेकंड में मार डाला। उसे यकीन था कि इवान उससे ज़्यादा समय लेगा। चौथी मंजिल से टेलीपोर्ट होने के बाद वैलेरी ने खुद को एक विशाल सफ़ेद दरवाजे के सामने खड़ा पाया जो 10 मीटर ऊंचा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसका शरीर कांप रहा था, इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक औषधि निकाली और जल्दी से उसे पी लिया। औषधि पीने के बाद उसके चेहरे पर कुछ रंग वापस आ गया और उसका शरीर कांपना बंद हो गया। लगता है तुम अपने सारे कोर मुझे देने जा रही हो। लेकिन जैसे ही वैलेरी का शरीर औषधि पीने के बाद कांपना बंद हुआ, उसने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। उसने जल्दी से पलटकर देखा कि इवान उसके पीछे ज़मीन पर बैठा हुआ है। इवान को अपने से पहले यहाँ आते देख वैलेरी का शरीर एक बार फिर कांपने लगा और वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, कैसे? जब इवान ने वैलेरी को सुना तो उसने सिर्फ मुस्कुराहट दिखाई और कुछ नहीं कहा। वह किसी को नहीं बताएगा कि वह यहाँ कैसे आया, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया तो उसे निश्चित रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तारानकन 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 तारानकन। कुछ मिनट पहले। अरे, वह राक्षस मुझसे इतनी दूर क्यों है? यहाँ क्या हो रहा है? ये समझने में मुझे पहले ही 30 सेकंड लग गए, इवान चिल्लाया और वह यति की ओर भागा जो अखाड़े के बीच में खड़ा था। भागते समय इवान ने ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि क्या वह बचे हुए 2 राक्षसों को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे कोई और राक्षस नहीं दिखाई दिया। शायद वे इस राक्षस को मारने के बाद प्रकट होंगे, इवान ने सोचा और राक्षस के पास पहुंच गया। जब इवान ने देखा कि यह 3 मीटर लंबा यति है, तो उसने इसकी परवाह नहीं की और टाइमर को देखा। 2:15, बस 2 मिनट और 15 सेकंड बचे हैं। मैं इतने कम समय में 3 राक्षसों को नहीं मार पाऊंगा, इवान ने सोचा और आखिरकार उसने अपना फैसला किया। उसने जल्दी से मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार 80% पर रुकने के बजाय उसने इसे पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया। उसके चारों ओर मैना की एक हल्की नीली परत और काले रंग की एक हल्की परत दिखाई दी। इवान ने अपने शरीर के अंदर अंतहीन शक्ति का अनुभव किया, लेकिन शक्ति में वृद्धि के साथ साथ इवान ने अपने पूरे शरीर में दर्द भी महसूस किया।
इवान को अभी भी याद है कि जब उसने माइक के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद मैना सुदृढ़ीकरण का 100% शक्ति पर परीक्षण किया था तो 5 मिनट के बाद दर्द असहनीय हो गया था। जब तक मैं इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करता तब तक मैं ठीक रहूंगा, इवान ने सोचा और उसने अपने सामने यति को संकुचित आंखों से देखा। लेकिन इवान ने गलती की जब उसने सोचा कि वह 100% शक्ति के साथ मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद ठीक हो जाएगा। इवान जो पहले से ही भीड़ में था, उसने मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद और इंतजार नहीं किया। बूम! एक जोरदार धमाकेदार आवाज के साथ इवान के पैरों के नीचे बर्फ का मैदान टूट गया और वह यति के सामने आ गया जो एक पल में उससे 20 मीटर दूर खड़ा था। लेकिन जैसे ही वह अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए यति के सामने आया, उसने अपने पूरे शरीर में एक तेज दर्द महसूस किया। इवान भ्रमित था और दर्द महसूस होने पर लगभग जमीन पर गिर गया, लेकिन ये याद करते हुए कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, उसने अपने दांत पीस लिए और यति पर ध्यान केंद्रित किया। यति के सामने पहुंचने के बाद इवान ने देखा कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, भले ही वह उसके ठीक पहले आया था। लेकिन इवान ने इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी पूरी ताकत से यति के चेहरे पर मुक्का मारा। 100% शक्ति के साथ मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के कारण इवान की वर्तमान ताकत सी जोड़ रैंक के शिकारी से अधिक थी। बूम! एक जोरदार धमाकेदार आवाज गूंजी जब यति को उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उड़ा दिया गया। इवान के चारों ओर की जमीन शॉकवेव के कारण कांच की तरह बिखर गई और बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ गए। हालांकि इवान को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी निचली स्टील की तलवार निकाली और अपनी जगह से गायब हो गया। इवान अचानक यति के बगल में दौड़ता हुआ दिखाई दिया जो अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था और उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया। एक सिर जमीन पर लुढ़क गया जबकि यति का सिरहीन शरीर पीछे की ओर उड़ता रहा और 50 मीटर दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही इवान ने यति को मार डाला, उसने तुरंत मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है, जबकि उसने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उसे पता था कि इस बारे में सोचने का समय नहीं था। दर्द सहते हुए इवान ने दूसरे राक्षस की तलाश शुरू कर दी। दूसरा राक्षस कहाँ है? इवान ने गाली दी और टाइमर की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उसने टाइमर देखा, वह दंग रह गया। 2:07। टाइमर दिखा रहा था कि उसके पास 2 मिनट और 7 सेकंड बचे हैं। इसका मतलब है कि उसने लड़ाई शुरू करने के बाद से 8 सेकंड में यति को मार दिया। 2:15। लेकिन इवान यति को मारने में लगने वाले समय के कारण दंग नहीं था। वह दंग इसलिए था क्योंकि टाइमर रुक गया था। ये 2:07 पर रुका था। जब इवान इस बात को लेकर उलझन में था कि क्या हो रहा है, तो उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। नियम तोड़ने के कारण आप अयोग्य हैं। इवान, नियम तोड़ने के कारण आपको अयोग्य घोषित किया गया है। भयभीत चेहरे के साथ इवान ने अपने सामने अधिसूचना को देखा। क्या अयोग्य घोषित किया? क्या नियम तोड़ा? उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इवान को बस इतना ही पता था कि यह चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं थी। जैसे कि अपनी सोच को सही साबित करते हुए उसके सामने एक और अधिसूचना आ गई। नियम तोड़ने के कारण आपको कालकोठरी से टेलीपोर्ट किया जा रहा है। बूम! इवान को लगा कि उसके सिर के अंदर एक ग्रेनेड फट गया है और वह ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसे लगा कि एक अजीब सी ऊर्जा उसके चारों ओर लिपटी हुई है जो उसे कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। वह चिल्लाना और पूछना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है। उसे अचानक कालकोठरी से बाहर क्यों भेजा जा रहा है? उसे अयोग्य क्यों घोषित किया गया? उसने कौन सा नियम तोड़ा? लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसका दिमाग एक ही विचार में डूबा हुआ था। वह शर्त हार गया और अब उसे वैलेरी से लिए गए 7 कोर वापस देने होंगे। लेकिन वह उन कोर को कैसे वापस दे सकता है जो उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे? उसने कोर के बदले पैसे वापस देने के बारे में सोचा, लेकिन सी रैंक कोर की कीमत और अपने बैलेंस को याद करके उसने तुरंत उस विचार को नकार दिया। एक सी रैंक कोर की कीमत लगभग 1 लाख क्रेडिट थी। भले ही वह अपना सारा पैसा खर्च कर दे और एक बार फिर कप नूडल्स पर जीने का फैसला करे, वह इतना गरीब है कि वह पर्याप्त पैसा वापस नहीं दे सकता। इवान को लगा कि जैसे ही उसे कालकोठरी से बाहर भेजा जाने वाला था, उसके आसपास का माहौल धुंधला हो रहा था। लेकिन जब इवान निराश हो रहा था तो उसने महसूस किया कि उसे बाहर भेजने की कोशिश कर रही अजीब ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई है और वह अभी भी चौथी मंजिल के बर्फीले मैदान में खड़ा था। यति का सिर अभी भी उससे कुछ दूरी पर था और उसका बाकी शरीर गड्ढे के अंदर पड़ा था। जब इवान ने ऊर्जा को गायब होते देखा और वह अभी भी कालकोठरी के अंदर था तो वह दंग रह गया। मैं अभी भी अंदर क्यों हूँ? इवान ने बड़बड़ाते हुए सोचा कि क्या कोई मादरचोद उसके साथ मजाक कर रहा है। जब वह संदिग्ध रूप से इधर उधर देख रहा था तो उसकी आंखों के सामने कुछ सूचनाएं दिखाई देने लगीं। आपके शीर्षक नियम तोड़ने वाला का दूसरा प्रभाव सक्रिय हो गया है।
नियम तोड़ने वाला, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने #8 पाउंड और अर्थ तक पहुंचे बिना उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त की है, इसलिए आपको नियम तोड़ने वाला शीर्षक दिया गया है। शीर्षक के निम्नलिखित प्रभाव हैं। आप ए रैंक पर पहुंचने के बाद आरोही टॉवर में प्रवेश कर सकते हैं। कालकोठरी के सभी नियम आपके विरुद्ध अप्रभावी हैं। योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इवान ने सूचनाएं और अपने शीर्षक का नया प्रभाव पढ़ा। अपने शीर्षक का नया प्रभाव पढ़ने के बाद इवान का चेहरा अजीब हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि कालकोठरी के नियमों का क्या मतलब है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने पहले किस तरह का नियम तोड़ा था कि उसे कालकोठरी से बाहर भेजा जाने वाला था। जब वह सोच रहा था तो उसे लगा कि उसे एक बार फिर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। इवान का चेहरा बदल गया जब उसे लगा कि उसे टेलीपोर्ट किया जा रहा है और उसे लगा कि कोई मादरचोद उसके साथ वाकई मजाक कर रहा है। उसका शरीर चौथी मंजिल से गायब हो गया और इवान ने खुद को एक विशाल सफ़ेद दरवाजे के सामने एक गलियारे में खड़ा पाया। इवान ने सतर्कता से अपने चारों ओर देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वैलेरी ने उससे कहा था कि चौथी मंजिल को साफ करने के बाद उसे 5वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। जब उसे यह याद आया तो उसका शरीर शिथिल हो गया और उसने अपने सामने विशाल सफ़ेद दरवाजे को देखा। तो 5वीं मंजिल का बॉस राक्षस इस दरवाजे के पीछे है। इवान ने बड़बड़ाया और ज़मीन पर बैठ गया। इवान ने चारों ओर देखा और खुश हुआ जब उसने वैलेरी को नहीं देखा। उसने उन 50% कोर के बारे में सोचा जो अभी भी उसके पास थे और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लेकिन एक बार फिर उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने एक उपचार औषधि निकाली और उसे पी लिया। पूरी शक्ति से मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद भी उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। पिछली बार जब मैंने माइक के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद मैना सुदृढ़ीकरण का परीक्षण किया था तो मुझे 5 मिनट बीतने के बाद ही इस तरह का दर्द महसूस हुआ था। फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है जबकि मैंने 10 सेकंड से भी कम समय के लिए मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया था। इवान ने बड़बड़ाया और ज़मीन पर लेट गया। मैना सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचते समय अचानक उसके दिमाग में एक संभावना कौंधी और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उस समय 5 मिनट के बाद दर्द महसूस होने लगा। जब उसने माइक के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद मैना सुदृढ़ीकरण का परीक्षण किया तो इवान ने बस इसका उपयोग किया और बिना कुछ किए उसी स्थान पर बैठ गया। दूसरे शब्दों में, अपने शरीर को 100% शक्ति से मैना के साथ सुदृढ़ करने के बाद उसने अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। चूंकि उसने कोई शक्ति का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसके शरीर पर 100% मन शक्ति का बोझ नहीं था और उसे 5 मिनट बाद ही दर्द महसूस हुआ। दूसरी ओर, अपनी पिछली लड़ाई में उसने न केवल मन सुदृढ़ीकरण की 100% शक्ति का उपयोग किया, बल्कि उसने उस यति को जल्द से जल्द मारने के लिए अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। भले ही वह अपने अनुमान के बारे में निश्चित नहीं था, इवान को 80% विश्वास था कि यही कारण था कि 10 सेकंड से भी कम समय के लिए मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद ही उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। यह अच्छा है कि मेरे पास रूल ब्रेकर का खिताब है। अगर मुझे इतने दर्द से पीड़ित होने के बाद कालकोठरी से बाहर भेजा जाता तो यह एक आपदा होती। इवान ने बड़बड़ाया। बस ये सोचकर कि अगर वह शर्त हार जाता तो क्या होता, उसे अपने पूरे शरीर में ठंड महसूस होने लगी। अगर उसे कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट किया जाता तो वह लंबे समय तक कप नूडल्स भी नहीं खा पाता। जब इवान बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा था तभी उसने देखा कि उससे कुछ दूरी पर एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी और वैलेरी वहां प्रकट हो गई। इवान का पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। वह संतुष्ट चेहरे के साथ अपने हाथ में 7 बर्फीले नीले रंग के संगमरमर के आकार के कोर को देख रहा था। इवान से बहुत दूर नहीं, वैलेरी उसे खट्टे चेहरे से देख रही थी। जब उसने शर्त लगाई तो उसने सोचा वह शर्त जीतने वाली होगी और इवान ने उससे पहले जो कोर छीने थे उन्हें वापस ले लेगी। लेकिन वास्तविकता क्रूर निकली, क्योंकि न केवल उसे अपना कोर वापस नहीं मिला, बल्कि उसे अपने बाकी कोर भी इवान को देने पड़े। ये सोचकर कि कैसे एक डाकू की तरह इवान ने उसके यहाँ आते ही कोर की मांग की, उसका मुंह फड़कने लगा। तो क्या तुम मुझे अब बता सकती हो कि तुम यहाँ मेरे सामने कैसे आए? इवान ने खाली निगाहों से वैलेरी को देखा और कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैंने उस औक को थप्पड़ मारकर मार डाला और 1 सेकंड से भी कम समय में उसे मार डाला। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस बकवास पर विश्वास करूं? वैलेरी ने आंख हिलाते हुए कहा। तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वैलेरी को दुखी देखकर इवान ने कोर हटा दिए और तटस्थ स्वर में कहा, क्या तुमने उस यति को कैसे मारा? इवान ने गलियारे की दीवार पर पीछे झुकते हुए पूछा। बेशक, मैंने अपने कौशल में से एक का उपयोग करके उसे मार डाला। किस तरह का कौशल? इवान ने अपनी आंखें बंद की और उसी शांत स्वर में पूछा। मुझे तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है अंडरस्को? वैलेरी कहने ही वाली थी कि उसे अपने कौशल के बारे में क्यों बताना चाहिए जब उसे एहसास हुआ कि वह भी वही कर रही थी।
और इतना ही नहीं, जब इवान ने कहा कि उसने उस यति को थप्पड़ मारकर मार डाला तो वह स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह उसे बताना नहीं चाहता। वेलेरी को इस बात से इतना झटका लगा कि इवान उसके सामने 5वीं मंजिल पर आ गया कि वह पूरी तरह से भूल गई कि लोगों से उनके कौशल के बारे में पूछना अच्छा नहीं है। अगर किसी कारण से उनके बीच लड़ाई हो जाती है तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कौशल के बारे में जानता है उसे उसके खिलाफ बहुत बड़ा फायदा होगा। अपने सभी कोर खोने के कारण वह ये सब भूल गई और लगातार पूछ रही थी कि उसने उस यति को कैसे मारा। उसने अपना सबसे शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल किया और सिर्फ 9 सेकंड में उस यति को मार डाला। बहुत कम लोग उसके कौशल के बारे में जानते हैं क्योंकि यह उसका सबसे शक्तिशाली कौशल है। और चूंकि इवान ने उस यति को 9 सेकंड से भी कम समय में मार डाला था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसने भी अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया था और वह उससे एक बेवकूफ़ की तरह उसके तुरुप के पत्ते के बारे में पूछ रही थी। जब वेलेरी को यह एहसास हुआ तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है और वह बस उसे अजीब तरह से देखने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना, मैं बस हैरान थी कि तुमने उस यति को इतनी जल्दी मार दिया कि मैं अपना संगीतकार खो बैठी। इवान खुश था कि वेलेरी समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था और उसने उससे पूछना बंद कर दिया कि उसने उस यति को कैसे मारा। एक कारण था कि उसने यह बात सीधे तौर पर क्यों नहीं कही और उसे गोलमोल तरीके से बताने में अपनी ऊर्जा बर्बाद की। अब जबकि वेलेरी शर्त हार गई है, उसे अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी कोर उसे देने होंगे। मूल रूप से वह उसके लिए शारीरिक श्रम करेगी। दूसरे शब्दों में, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने उसे अपना काम करने के लिए रखा हो। और अपने कार्यकर्ता के साथ अच्छे संबंध रखना सामान्य ज्ञान है ताकि वे अपना काम पूरा करने की पूरी कोशिश करें। अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों में अधिकांश लेखक अक्सर उल्लेख करते हैं कि महिलाएं प्रतिशोधी प्राणी होती हैं। इवान को नहीं पता कि वे लेखक यह अनुभव से कह रहे थे या महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे थे, क्योंकि वह हमेशा अकेला रहता था। इस जीवन में भी वह अभी भी अकेला है। हालांकि वह नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, फिर भी उसने इसे गंभीरता से लेने का फैसला किया और ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसके लिए कोर इकट्ठा करने में रुचि खत्म हो जाए। वेलेरी ने भी राहत की सांस ली जब उसने देखा कि इवान नाराज नहीं था, जबकि वह बस उसके कौशल के बारे में इतनी खुलकर पूछ रही थी। इवान के बारे में उसकी धारणा भी काफ़ी हद तक सुधर गई। लेकिन जब उसने इवान के अगले शब्द सुने तो वह धारणा कांच की दीवार की तरह ढह गई। चिंता मत करो, चिंता मत करो, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो जितना हो सके उतने कोर इकट्ठा करने की कोशिश करो। वेलेरी को खून की खांसी आने लगी जब उसे एक बार फिर याद आया कि उसे अपने सारे कोर इवान को देने होंगे। इवान ने वेलेरी को उलझन भरे भाव से देखा कि जब उसने उसे अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित किया तो उसका चेहरा अचानक खट्टा क्यों हो गया। क्या लोग नहीं कहते कि अगर उनके बॉस उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। इवान ने उसे सिर्फ प्रोत्साहित किया, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि उसका चेहरा खट्टा क्यों हो गया। हाँ, वह वास्तव में उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने अपने लिए कोर इकट्ठा करने के लिए उसे काम पर रखा हो। अगर वेलेरी को पता होता कि इवान क्या सोच रहा था तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह उसके खिलाफ मौत तक लड़ती। वैसे, क्या तुम जानते हो कि हमें वहाँ किस तरह के राक्षस का सामना करना पड़ेगा? इवान ने सफ़ेद दरवाजे की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो लगभग 10 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा था। वेलेरी ने इवान के उत्साहवर्धक भाषण को भूलने के लिए एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि किस तरह का राक्षस जिसका हम सामना करेंगे, क्योंकि बॉस राक्षस हमेशा बेतरतीब ढंग से प्रकट होता है। हम उस फ्रॉस्ट लेपर्ड का सामना कर सकते हैं जिसका हमने पहली मंजिल पर सामना किया था, या यति जिसका हमने चौथी मंजिल पर सामना किया था। बेशक, यहाँ जो राक्षस दिखाई देगा वह सी रैंक के बजाय सी जोड़ रैंक का होगा और उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। आप कब प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? इवान ने पूछा, क्योंकि मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। वह देख सकता है कि वेलेरी का चेहरा भी पीला पड़ गया है, शायद उस यति को जल्दी से मारने के लिए किसी तरह के कौशल का उपयोग करने के कारण। हम कुछ घंटों के बाद प्रवेश करेंगे, वेलेरी ने उसकी स्थिति का आकलन करने के बाद कहा। इवान ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह भी यही सोच रहा था और उसने ठीक होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या हम इसे खोल भी सकते हैं? इवान ने विशाल सफ़ेद दरवाजे के सामने खड़े होकर पूछा। बस इसे धक्का दें और यह आसानी से खुल जाएगा, वेलेरी ने अपना तंबू हटाने के बाद कहा। 5वीं मंजिल पर पहुंचे हुए उन्हें 7 घंटे हो चुके थे और इन 7 घंटों के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे और 5वीं मंजिल के बॉस राक्षस को चुनौती देने के लिए तैयार थे। इवान ने अपने दोनों हाथ विशाल दरवाजे पर रखे और उसे आगे की ओर धकेला। इवान ने सोचा कि उसे कुछ प्रतिरोध महसूस होगा क्योंकि दरवाज़ा 10 मीटर ऊंचा था, लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही उसने थोड़ा बल लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, वह खुल गया। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आसान है, इवान ने बड़बड़ाया और दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया।
जब दरवाज़ा पूरी तरह से खुला और इवान ने अंदर देखा तो उसने देखा कुछ भी नहीं। दरवाजे के पीछे का क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा था और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हमें कुछ भी देखने से पहले अंदर जाना होगा, वैलेरी ने दरवाज़ा पूरी तरह से खुलने पर कहा। इवान ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। चलो देखते हैं कि हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है, इवान ने आगे बढ़ते हुए कहा। वैलेरी भी उसके साथ चली गई और वे एक ही समय में अंदर घुस गए। इवान को एक बार फिर टेलीपोर्ट होने का एहसास हुआ। अचानक उसके सामने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमकी, जिसने उसे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही इवान को लगा कि सफ़ेद रोशनी गायब हो गई है, और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि वह बर्फीले इलाके में नहीं था। जब इवान ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक बड़े हॉल रूम में खड़ा पाया जो लगभग एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का था। हॉल रूम की छत 20 मीटर ऊंची थी जो इसे एक विशाल रूप देती थी, और हॉल रूम की दीवारें गहरे भूरे रंग के पत्थरों से बनी थीं। शटर, इवान जो चारों ओर देख रहा था, वह चकित रह गया जब उसने अचानक वैलेरी को किसी कारण से कोसते हुए सुना। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह उनकी दाईं ओर देख रही थी। इवान ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और वह भी दंग रह गया जब उसने देखा कि उनसे 50 मीटर की दूरी पर क्या खड़ा था। 4 मीटर लंबा विशालकाय, हल्के नीले रंग की त्वचा, पंजे वाले हाथ और एक भयानक दांत वाला एक जानवर जैसा चेहरा अपनी गहरी नीली आंखों से उन्हें देख रहा था। एक बर्फ ट्रोल, इवान ने बड़बड़ाया जब उसने राक्षस को उनसे इतनी दूर नहीं देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इस कॉकरोच का सामना करना पड़ेगा, वैलेरी ने अपने चेहरे पर एक परेशान भाव के साथ कहा। क्या वह इसलिए नाराज थी क्योंकि बर्फ ट्रोल मजबूत हैं? नहीं, बर्फ ट्रोल मजबूत होते हैं लेकिन यह अभी भी एक सी-जोर रैंक राक्षस है। भले ही यह एक सामान्य सी-जोर रैंक राक्षस से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होगा, इवान और वैलेरी को उन पर पर्याप्त भरोसा था। वैलेरी एक साधारण कारण से नाराज थी, वह ट्रोल के पुनर्जनन के कारण था। उन्हें मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका पुनर्जनन बहुत ही पागलपन भरा है। भले ही आप उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दें, लेकिन वे अपनी पुनर्जनन क्षमता के कारण अंततः ठीक हो जाएंगे। जब तक उनका दिल और दिमाग ठीक है, तब तक उनके मरने की बहुत अधिक संभावना है। ट्रोल को मारने का सबसे सरल तरीका या तो उसका सिर नष्ट करना है या उसका दिल कुचलना है। लेकिन वैलेरी और इवान दोनों जानते थे कि आइस ट्रोल के दिल या दिमाग को नष्ट करना आसान नहीं होगा। आइस ट्रोल की रक्षा बहुत अधिक है और यह पर्याप्त नहीं है। सामान्य ट्रोल के विपरीत, आइस ट्रोल भी आइस प्रकार के कौशल का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें सामान्य ट्रोल से भी अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। उनकी पुनर्जनन क्षमता के कारण ट्रोल्स का खून हीलिंग पोशन बनाने में मुख्य सामग्री में से एक है। इसे मारना मुश्किल होगा, वैलेरी ने बड़बड़ाते हुए अपनी भौं को ऊपर उठाया। दूसरी ओर इवान एक और बात से भ्रमित था। ये ट्रोल हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है और बस वहीं खड़ा है? इवान ने वैलेरी से पूछा जब उसने देखा कि ट्रोल वहीं खड़ा था और अपनी गहरी नीली आंखों से उन्हें देख रहा था। वहां देखो, इवान की बात सुनकर वैलेरी ने उनके सामने फर्श की ओर इशारा किया। इवान ने फर्श की ओर देखा और वहां एक क्षैतिज सफ़ेद रेखा देखी। जब तक हम इस रेखा को पार नहीं करते हैं, तब तक वह ट्रोल हम पर हमला नहीं करेगा, वैलेरी ने फर्श पर रेखा की ओर इशारा करते हुए कहा। इवान ने रेखा और आइस ट्रोल को देखा और पूछा, क्या हम इस रेखा के पीछे खड़े होकर इस आइस ट्रोल पर हमला कर सकते हैं? इसके बारे में सोचना भी मत, या फिर तुम तुरंत कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे, वैलेरी ने इवान की बात सुनते ही तुरंत कहा। कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट हो जाओ, इवान ने बुदबुदाया क्योंकि यह बात जानी पहचानी लगती है। अचानक चौथी मंजिल पर जो हुआ वह उसके दिमाग में कौंधा और उसने एक संभावना के बारे में सोचा। क्या ये कोई नियम है कि आप रेखा के पीछे खड़े होकर हमला नहीं कर सकते? एथन ने शांत स्वर में पूछा लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आप ऐसा कह सकते हैं, वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिछली बार जब किसी व्यक्ति ने बिना रेखा पार किए राक्षस पर हमला किया था तो उसे एक अधिसूचना मिली थी जिसमें कहा गया था कि वह नियम तोड़ने के लिए अयोग्य है। इवान वैलेरी की बात सुनकर लगभग हंस पड़ा क्योंकि यह वही अधिसूचना थी जो उसे तब मिली थी जब उसने चौथी मंजिल पर यति को मारा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहाँ से इस बॉस राक्षस को मार सकता हूँ बिना उससे लड़ने की ज़रूरत के? इवान ने सोचा और आइस ट्रोल को देखा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शांत रहने की कोशिश की और पूछा, क्या इस तरह की बात दूसरे डिंगोन के बॉस रूम के अंदर आम है? तुम्हारा क्या मतलब है? वैलेरी ने पूछा क्योंकि वह नहीं समझ पाई कि उसका क्या मतलब है। मेरा मतलब है कि इस तरह का नियम, लाइन पार करने से पहले बॉस राक्षस पर हमला न करना, क्या यह आम है या ये डिंगोन खास है? ये कालकोठरी खास है, अन्य कालकोठरियों में ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्य कालकोठरियों में जैसे ही आप बूस रूम में प्रवेश करेंगे, वे आप पर हमला कर देंगे, वैलेरी ने कहा और उसने आगे कहा, हालांकि यह सिर्फ मैं ही कह रही हूं क्योंकि यहाँ बहुत सारे कालकोठरियां हैं और मैं उन सभी के बारे में निश्चित नहीं हो सकती। इवान ये सुनकर निराश हो गया।
उसने सोचा कि अगर हर कालकोठरी ऐसी ही होती तो वह लाइन के पीछे खड़े होकर सभी बॉस को मार सकता था, बिना उनके द्वारा हमला किए। ठीक है, चलो इसे मार देते हैं। इसके बाद हमें अभी 5 और मंजिलें साफ करनी हैं, वैलेरी ने कहा और आइस ट्रोल की ओर चलना शुरू कर दिया। रुको, इवान ने वैलेरी से कहा जो ट्रोल की ओर जा रही थी। जब वैलेरी ने इवान की आवाज़ सुनी तो वह रुक गई और उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। मेरे पास उस ट्रोल को आसानी से मारने का एक तरीका है।